सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किसे विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आंसर होगा इसका खुनयंग पटामा। तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की अध्यक्ष बन चुकी है खुनयंग पटामा और वे इस पद पर आने वाली दूसरी महिला हैं। किस देश से हैं? तो थाईलैंड से हैं। तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1934 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले ये ऑप्शंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी जैसे क्रिस्टी कोवेंट्री की हमने बात करी थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये जिम्बाब्वे से है। और शर्ली बॉचवे राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनी थी, यानी कि कॉमनवेल्थ नेशंस की सेक्रेटरी जनरल बनी थी और इस पद पर आने वाली वो पहली अफ्रीकी महिला हैं। और किस देश से हैं? घाना देश से। बाकी आप ये जानते ही हो नागोजी ओंकाजा-इवेला के बारे में, नाइजीरिया से हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष है ये। और आज हमने देखा वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष बन गई हैं कौन? खुनयिंग पटामा। इस पद पर आने वाली वो दूसरी महिला है। अच्छा, बैडमिंटन से ही अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्टैटिक देख लिए थे। अच्छा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी स्टैटिक देख ले तो इसकी भी स्थापना होती है 1934 में ही। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा और इसके हेड कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो असम के मुख्यमंत्री भी हैं। और ये थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, सुदीरमन कप हो गया, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, इन सब का संबंध है बैडमिंटन से। अब यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित 2-3 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। ये वो प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं कि ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर कौन है? तो आंसर होगा साइना नेहवाल है। 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुए थे वो ये उसमें इन्होंने मेडल जीता था, वो भी ब्रॉन्ज मेडल। और ये प्रश्न बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये आ चुका है, हमने पढ़ लिया 1934 में। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर होंगे? ये भारत में होंगे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, और रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। इसके अनुसार भारत कौन से स्थान पर है इस रिपोर्ट में? तो आंसर होगा 5वें स्थान पर। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। तो ये सैन्य खर्च के ऊपर एक रिपोर्ट है। ये बताती है कि कौन सा देश अपनी मिलिट्री पर कितना खर्च करता है। तो इस हिसाब से रैंकिंग दी गई है देशों को, जिसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर रशिया है, चौथे स्थान पर जर्मनी है और भारत 5वें स्थान पर है। भारत के लिए कहा गया कि $86.1 बिलियन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री के ऊपर खर्च करने के साथ भारत इस रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। और अभी अगर हम बात करें पाकिस्तान इसमें 29 नंबर पर है, $10 बिलियन पर खर्चे के साथ। और ये तो हो गया सिप्री की रिपोर्ट। एक फायर पावर इंडेक्स भी हमने पढ़ा था अभी, ये बताता है किस देश की सेना कितनी पावरफुल है, मजबूत है, तो उसमें भारत चौथे स्थान पर है। और आपको याद हो तो इसी साल सिप्री ने एक और रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया था कि विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, इंपोर्टर कंट्री कौन सा है? तो उसमें पहले स्थान पर यूक्रेन है और दूसरे स्थान पर भारत है। चलो, आज मैं आपको क्या करता हूं, 2025 के सारे इंपॉर्टेंट जो रैंकिंग्स हैं, इंडेक्सेस वाले प्रश्न है, वो रिवाइज करवाता हूं। तो देखो, आप अभी पूछे कि कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। टॉप पर ब्राजील है और भारत में टॉप पे कर्नाटक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। और अभी जो पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 आया, उसमें फ्रंट रनर एक कैटेगरी में टॉप पर गुजरात रहा। और 7वीं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में टॉप पर चाड है, भारत 5वें स्थान पर है। और सिप्री की रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया था कि 2020 से 2024 तक के मामले में विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश हमने पढ़ लिया यूक्रेन है, भारत दूसरे स्थान पर है।
और अभी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने मात्र मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट जारी की है, ट्रेडर्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी, सन 2000 से लेकर 2023 तक। इसमें भारत दूसरे स्थान पर है, टॉपर नाइजीरिया है। और अंकटाड ने अभी जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स जारी किया उस पर भारत 36 नंबर पर है, टॉपर अमेरिका है। ठीक है, तो ये 2025 के जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है वो मैंने आपको आज रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आलोक जोशी को। तो अभी भारत सरकार ने पूर्व रॉ प्रमुख हैं आलोक जोशी और इन्हीं को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया है। और इस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में बात करें तो सशस्त्र बलों और सिविल सेवाओं के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं टोटल। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की तो ये एक कार्यकारी निकाय है जिसे भारत सरकार के आदेश के द्वारा बनाया गया है, जिसका कार्य क्या होता है? राष्ट्र हित के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विश्लेषण करना और उनके लिए कुछ उपाय सुझाना, समाधान और नीति विकल्पों की सिफारिश करना। तो सिंपल से याद रखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा आलोक जोशी को। अब एक तरह से अपॉइंटमेंट वाला ही प्रश्न है, चलो कुछ और अपॉइंटमेंट्स में आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। तो अगर बात करें अंजू राठी राणा की तो अभी पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी बनी थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ अजय भादु बने। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी थी तनुष्का सिंह। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया था किसे? कृष्णमाचारी श्रीकांत को। आत्मा के नए अध्यक्ष, आत्मा क्या है? हमारी जो टायर मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं उनका एसोसिएशन है और उसके अध्यक्ष अभी अरुण मामेन बने। टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष बने थे एन गणपति सुब्रमण्यम। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष आज हमने पढ़ ही लिया, क्रिस्टी कॉवेंट्री जिम्बाब्वे से है। और दिल्ली की अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता है, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए अजय सेठ और राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गए अरविंद श्रीवास्तव। भारत के अगले चीफ जस्टिस कौन से नंबर के? 52 नंबर के, ये हैं BR गवई। स्थान ले रहे हैं संजीव खन्ना का। ठीक है, तो यहाँ पे 10-12 अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सबसे पहले अवार्ड्स के बारे में पढ़ लिया और फिर हमने बुक्स एंड ऑथर को कवर कर लिया और कल मैंने अपॉइंटमेंट्स वाला वीडियो बना करके डाल दिया है। इसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च शुरुआत के 3 महीने के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। और जो मैंने कल अपॉइंटमेंट्स वाला वीडियो आपको बना करके दिया है उसमें नेशनल अपॉइंटमेंट्स डाल दिए, ब्रांड एम्बेसडर्स जो भी थे उसका अलग से कैटेगरी बना के डाल दिया, और जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स थे वो इस तरह के किसी देश में अगर कोई प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, चांसलर वगैरह बने हैं अभी 3 महीने के अंदर अंदर, तो वो अलग से कैटेगरी बना करके मैंने डाल दी है उस एक ही वीडियो में। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वाकई, तो उसको देख लीजिएगा ताकि 3 महीने के सारे अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स से संबंधित सारे आपके प्रश्न कवर हो जाएं, एक बार आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो इसको कवर कर लेना, जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आते हैं। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नाम है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। इसके लेखक कौन है? तो आंसर का उपयुक्त दोनों, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। तो लेखक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये बुक श्रीनिवास रामानुजन की लाइफ और उनके मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन पर आधारित है। तो श्रीनिवासन रामानुजन ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, वे भारत के एक महान मैथमेटिशियन थे। उन्हीं की जयंती को यानी कि 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। और आपको याद है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार भी दिया जाता है और अभी लेटेस्ट दिया गया था 2024 के लिए। बता सकते हो किन्हें दिया गया? वैसे लिखा हुआ है अलेक्जेंडर दुन को दिया गया था जो कि अमेरिकी है, तो ये भी याद रखना। अब वैसे तो बुक्स एंड ऑथर वाला ये प्रश्न था, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दूं। वैसे तो बुक्स के ऊपर अलग से मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है, लेकिन फिर भी रिवाइज करते हैं चलो। जैसे कि अगर बात करें, एक बुक है ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, इसको लिखा है अभिजीत बनर्जी ने। और दीपा मलिक जो पैरा एथलीट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है ब्रिंग इट ऑन।
सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प्ड। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को लॉन्च किया था अमित शाह ने। और हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 को लिखा है अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस को लिखा KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को लिखा पंकज मिश्रा ने। और सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड को लिखा संघमित्र चक्रवर्ती ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड इसको लॉन्च किया था अमित शाह ने। इसको एडिट किया संपादित किया डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। द महात्मा मैनिफेस्टो को लिखा राजेश तलवार ने। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने अपनी पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया, नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। IM इस पुस्तक को लिखा है गोपीचंद हिंदुजा ने, लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को नमिता गोखले ने लिखा है। ठीक है, तो एक बार फिर हमने इनका रिवीजन कर लिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हार्वर्ड के AI फॉर गुड हैकाथॉन में किस भारतीय AI परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा मेघा। तो अभी हाल ही में मेघा AI प्रोजेक्ट ने अभी हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के द्वारा आयोजित कैनेडी AI फॉर गुड हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार जीता है। इस मेघा AI प्रोजेक्ट को इंडिया टीम ने बनाया है। मेघा का फुल फॉर्म होता है मेघालय ई-गवर्नेंस ह्यूमन सेंटर्ड असिस्टेंस। तो मेघा ये क्या है? एक AI आधारित फ्री प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आसानी से जानकारी देने के लिए बनाया गया है। ये एक वॉइस बेस्ड AI है, यानी कि यूजर को सिर्फ बातचीत करके जानकारी मिल सकेगी। वो बोलचाल की भाषा में पूछेगा और उसको बोलचाल की भाषा में ही उत्तर मिल जाएगा। अब AI की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। वैसे तो कल भी मैंने आपको कुछ AI से संबंधित क्वेश्चंस रिवाइज कराए थे, ठीक है। तो आज कुछ दूसरे क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि देखो, अगर बात करते हैं जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? पेंच टाइगर रिजर्व में, जिसका नाम है पेंटोरा। और AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट को लॉन्च किया ICICI लोम्बार्ड ने। दुनिया की पहली मिस AI को लॉन्च किया केंजा लेली ने। रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया था AI सूट, इसका नाम है ब्रेन। AI पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफुस को लॉन्च किया अमेजॉन ने। सेबी ने AI चैटबॉट सर्विस को लॉन्च किया, उसका नाम है सेवा। सेवा मतलब सेबी वर्चुअल असिस्टेंट। पहली अंतरराष्ट्रीय AI संधि कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में। किनके बीच? UK, US और यूरोपियन यूनियन। और आपको याद है अभी जो AI समिट हुई थी, तीसरा एडिशन था, वो पेरिस फ्रांस में ही हुआ था और कहा था कि अगली समिट भारत होस्ट करेगा। बाकी टाइम्स के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एक भारतीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया था, नाम है अश्विनी वैष्णव। उसके अलावा AICTE ने 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में घोषित किया। और RBI ने वित्तीय क्षेत्र में AI के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? IIT बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सैटेलाइट बस एज अ सर्विस, इस पहल को अभी किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा इनस्पेस ने। इनस्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत एक एजेंसी है और आप कह सकते हो ये इसरो और प्राइवेट मतलब स्पेस से संबंधित जो प्राइवेट कंपनीज है उनके बीच में एक लिंक बनाती है ताकि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा अहमदाबाद, गुजरात में। और अभी इसी ने ये सैटेलाइट बस एज अ सर्विस नाम से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है इंडियन प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज किया जाए कि वे सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म्स खुद से डिजाइन करे और डेवलप करे, जिससे हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो सके और इनोवेशन भी हमारा बढ़ेगा। तो इस इनिशिएटिव में प्राइवेट कंपनीज को मदद दी जाएगी ताकि वे सैटेलाइट बस बना सके। क्या होती है सैटेलाइट बस? तो आप कह सकते हो ये सैटेलाइट का एक मेन कोर स्ट्रक्चर होता है। इसमें सैटेलाइट को चलाने के लिए जरूरी सिस्टम्स लगे होते हैं, जैसे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, जो भी इक्विपमेंट्स हो गए वो, ठीक है। तो याद रखना ये है सैटेलाइट बस एज अ सर्विस और इस इनिशिएटिव, इस पहल को शुरू किया है इन स्पेस ने। उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं मिशन अमृत सरोवर के तहत भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। पूछ रहे ये मिशन शुरू कब हुआ था, तो आंसर होगा 2022 में। 2022 और 2023 के बीच भारत में 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं। तो मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या था, हर जिले में 75 अमृत सरोवर यानी कि एक तरह से तालाब बनाना है, और इसी के लिए 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। और क्यों बनाना है, क्या उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करना, और हर सरोवर में 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र होगा। ठीक है, तो याद रखना मिशन अमृत सरोवर ये कब शुरू हुआ था, 2022 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हर साल अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। तो हर साल 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 1982 में मनाया गया था। और इसी तरह से 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे के रूप में मनाया जाता है। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैज, और उसी के लिए ये दिवस है, तो ये भी लगे हाथ देख ही लो। और इसी के साथ हम देखेंगे अप्रैल के सारे डेज हमारे कवर हो जाते हैं। तो एक बार फिर, या यूं कह दूं कि आखिरी बार अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, और 21 जून को योगा दिवस होता है जिसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास्थ रोग दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती होती है, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस था, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, और 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 26 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस था, वर्ल्ड वेटरनरी डे, जो कि अप्रैल के लास्ट सैटरडे को होता है। ठीक है, तो अप्रैल के ये सारे डेज हम पढ़ चुके हैं। ध्यान में रखना, अब हम मई के डेज की शुरुआत करने वाले हैं। अप्रैल हमारा समाप्त हो चुका है। बाकी इनकी डेज के आप क्विज लगा सकते हैं अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के, वहां प्रैक्टिस करते रहो। आप हर टॉपिक की वहां पे आपको अलग से क्विज मिल जाएगी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाना। ठीक है, चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं अभी। अच्छा, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और मैंने आपको बता ही दिया है, इन सबका क्विज आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ आपको मिल जाती है, एप्लीकेशन पे तो मिलती है, अब टेलीग्राम पे भी आपको पीडीएफ मिल जाती है। टेलीग्राम और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हो। और अपॉइंटमेंट्स वाला मैंने आपको बता ही दिया, फिर से याद दिला रहा हूँ कि कल बना करके वीडियो डाल दिया है। अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता तो एक बार चेक करिए, आपने अपने चैनल को, क्रिक एग्जाम को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर रखा है या नहीं कर रखा। और बेल आइकन को प्रेस करने के बावजूद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आते तो फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहेंगे, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया? सर्वम एआई। फिर पूछा भी, त्रिनिदाद और टोबैगो देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव, प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो कमला प्रसाद बिसेसर बन गए, ये महिला है। और चर्चा में रहे सचेत ऐप का संबंध किससे है? एनडीएमए ने बनाया है इसको, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर पूछ रहे हैं तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ? मुंबई में। और फिर पूछ रहे शाहजी एन करुण का निधन हो गया, वे क्या थे? फिल्म निर्माता। फिर पूछ रहे विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 28 अप्रैल को। 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी की खोज किसने की है? हबल स्पेस टेलीस्कोप, नासा का। आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान टीम के हैं। और चर्चा में रहा शाहिद राजाई बंदरगाह, ये कहां पर है? तो ईरान में है। और आखिरी प्रश्न पूछा था, भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? तो आंसर होगा नेपाल। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला भी कहां पे रखी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।